हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगेड। आज हम हमारा सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर कैपिटल गेन वाला हेड स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन होता है जब भी अपन किसी असेट जो कि कैपिटल असेट है उसको सेल करते हैं और उसकी सेल से अगर अपन को कोई प्रॉफिट होता है तो उसको कहते हैं कैपिटल असेट, सॉरी कैपिटल गेन। और अगर उससे कोई भी लॉस होता है तो उसको अपन बोलते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, इस कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर अपन सेक्शन नंबर 45 से लेके 55A तक अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है चार्जिंग सेक्शन 45। ठीक है, 45 सबसेक्शन 1 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का। ये बोलता है व्हेन इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन कब होगी, क्वेश्चन पूछता है। देयर मस्ट बी असेट, असेट होनी चाहिए, असेट मस्ट बी कैपिटल असेट। जो असेट है वो कैपिटल असेट होनी चाहिए, उस असेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए उसी कैपिटल असेट का। और वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसफ़र किसी पर्सन, उस पर्सन को नहीं होना चाहिए जो पर्सन कवर्ड है अंडर सेक्शन 47। 47 जो है वो अपन अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि क्या होता है। ठीक है, क्या बोला, असेट होनी चाहिए, जो असेट है वो कैपिटल असेट होनी चाहिए, उस कैपिटल असेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए और उस कैपिटल असेट का ट्रांसफ़र उस पर्सन का नहीं होना चाहिए जो पर्सन सेक्शन 47 के अंदर कवर्ड है। ठीक है, ऑल द अबव कंडीशन सेटिस्फाई देन द कैपिटल गेन विल बी लेवी इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है उसी ईयर के अंदर कैपिटल गेन अराइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अप इज कुछ ये एक्सेप्शंस होती है, एक्सेप्शंस है। देयर आर फॉलोइंग केसेस वेयर कैपिटल गेन विल बी लेवी नॉट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। ये जो सेक्शन 47 की मैं बात कर रही हूँ ये उसी के अंदर अपन को बताते हैं कि कौन कौन सी केसेस है जिस केसेस के अंदर अपन को जो कैपिटल गेन लेवी होगा वो उस ईयर में नहीं होगा जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है। क्या बोला, देयर आर फॉलोइंग केसेस वेयर कैपिटल गेन विल बी लेवी नॉट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, कुछ सेक्शन आते हैं सेक्शन 45A, ये सारे जितने भी है ये सारे अपन अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14। वो क्या बताता है कि मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट क्या है। देखिए, असेट ऑफ एनी काइंड, कोई सी भी असेट हो, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, कनेक्टेड टू बिजनेस हो या कनेक्टेड टू बिजनेस नहीं हो। ठीक है, वो जितनी भी होती है वो सारी की सारी कैपिटल असेट होती है। इसके अंदर क्या होता है, हाउएवर फॉलोइंग आर नॉट द कैपिटल असेट। ये जो है चार, ये कैपिटल असेट नहीं है, इसका नाम याद रखिएगा। सबसे पहला है स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, तीसरा है पर्सनल इफेक्ट्स जो होते हैं, और लास्ट है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो कि इशू करा गया है 1999 वाला, ईयर याद रखना। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देखिए अपन को स्टॉक इन ट्रेड का मतलब पता है सबको कि स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी अपन को पता है। पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं, पर्सनल इफेक्ट्स वो होते हैं ऑल द असेट्स विच इज़ यूज बाय द असेसी ऑन देयर फैमिली मेम्बर्स, और या फिर उसके पर्सनल यूज़ में, या तो उसने खुद ने या फिर उसकी फैमिली मेम्बर ने उन असेट्स को यूज़ करा है, उसको अपन कहते हैं पर्सनल असेट्स। बट ये जो फॉलोइंग पर्सनल असेट्स है कौन कौन सी, ये वाली, ये जो 8 है, अगर इनकी अपन है ना सेल करते हैं तो इस केस में कैपिटल गेन अराइज होगा, इवन दो ये पर्सनल असेट्स है, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, क्या क्या है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, स्कल्पचर, लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजी कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी आर्ट वर्क और स्कल्पचर, अगर इनकी सेल करेंगे तो इनकी सेल पे अपन को कैपिटल गेन जो अराइज होगा वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट अप इज सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 47। ये क्या बताता है, ये बताता है कि मीनिंग क्या होता है किसका, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र मीन्स सेल, किसी चीज़ को बेच देना, एक्सचेंज, बार्टर जिसको अपन कहते हैं एक तरीके से, एक्सटिंग्विशमेंट, डिस्ट्रॉय कर देना पूरा का पूरा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर अपन ने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है, रिलिंक्विशमेंट हो गया है, और क्या है, कम्प्लीटली अक्वायर कर लिया अंडर एनी लॉ ने, किसी ने पूरा का पूरा अक्वायर कर लिया हो। ठीक है, और क्या है, रिडम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, और रिडम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स है तो उस केस के अंदर ये होता है। ठीक है,
नेक्स्ट अप इज सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 48 अपन को क्या बताता है कि हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अपन कैसे कंप्यूट करते हैं। अपने पास में दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपन किस तरीके से देखते हैं, ये अपने जो होल्डिंग पीरियड होता है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। वो कैसे बताएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट टर्म में जो भी आपको सेल कंसिडरेशन है वो माइनस कर देंगे, जो भी एक्सपेंस लगे आपको उसको बेचने के लिए वो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपने जिस अमाउंट पे अक्वायर करा था उस एसेट को खरीदा था स्टार्टिंग में, वो, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर बीच में कहीं पे भी आपने उसमें इम्प्रूवमेंट कराया, रिपेयर कराया, कुछ चीज़ों की रिनोवेशन कराई है तो वो आ जाएगी। ठीक है, जब ये हो जाता है तो अपने पास में आ जाता है कैपिटल गेन बिफोर एग्जेम्पशन ऑफ अंडर सेक्शन 54 टू 54G 54GB। ठीक है, ये एग्जेम्पशन है, ये अपन आगे पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, जब ये इसमें से एग्जेम्पशन माइनस हो जाती है फिर उसके बाद में अपन के पास में जो भी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन होती है वो अपने पास में आ जाती है। ठीक है, वही सेम तरीका इसके अंदर सेल्स कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफ़र में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो, तो अपने पास नेट कंसिडरेशन आ जाती है। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे इंडेक्स वर्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालते हैं। ये भी मैं आगे बता रही हूँ, आप बस सुनिए अभी थोड़ी सी देर। ठीक है, फिर अपने पास में कैपिटल गेन आ जाता है। जैसे ही कैपिटल गेन में फिर अपन ये एग्जेम्पशंस माइनस करते हैं तब अपने पास में जो कैपिटल गेन अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन जो होती है अपने पास में इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन वो निकल जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात करी थी, आपसे क्या बात करी थी, मैंने आपको बोला था एक होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म के केस में और एक होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट अपन पढ़ते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, जिस ईयर अपन ने अक्वायर करा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कर देंगे अपन CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। जो आपका CII वैल्यू होती है ईयर ऑफ ट्रांसफ़र की, वो मतलब जिस ईयर आपने सेल करा है वो वाली लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे अपन, किससे डिवाइड करेंगे, CII वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस ईयर आपने अक्वायर करा है वो वाली अपन इसमें लिख देंगे। एक मिनट। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जिस अमाउंट में आपने उसको अक्वायर करा था उसको इनटू कर देंगे किससे, CII वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र जो सेल की होती है और CII वैल्यू ऑफ एक्विजिशन जो कि बाय की होती है। ये आपको एग्जाम में गिवन होती है। जैसे कि आपको अगर नहीं भी गिवन हो तो ये देखिए मैंने पूरा चार्ट बना रखा है CII वैल्यू का, मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसके अंदर आपको ईयर 2021 टू 2022 की याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ 317। ठीक है, और अगर आपको रखनी है तो एक ये वाली भी याद रख लीजिएगा 2021 की जो है 301, और 2001 से 2002 वाली जो होती है वो 100, ये आपको याद रखनी होती है। बाकी सारी की सारी आपको गिवन होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आपके खर्चा लगा है वो उसको इनटू कर दीजिए आप CII वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ सेल, डिवाइड कर देंगे अपन CII वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट कराया है आपने उस ईयर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अप इज, अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है, वो क्या कहता है, नोट पढ़िए। ये क्या कह रहा है, अगर कैपिटल एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले अक्वायर करी है तो उस केस में अपन CIF वैल्यू ऑफ द एक्विजिशन जो है वो 100 आएगी। ठीक है, 2001 से अगर पहले करी है तो उस केस में 100 आएगी CII वैल्यू जो होगी। दूसरा क्या है, अगर कोई भी कैपिटल एसेट जो 1 अप्रैल 2001 से पहले अक्वायर करी है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग, किसमें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ऑन 1 अप्रैल 2001। जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन आपने परचेज करी है, फॉर एग्जांपल 1990 के अंदर आपने परचेज करी है 5 लाख रुपए की, लेकिन जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 2001 की वो आ रही है 6 लाख रुपए, तो आप 6 लाख रुपए लोगे। ठीक है, और इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट क्या है, देखिए ये रहा।
अमेंडमेंट क्या है, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ SDV वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज अवेलेबल, तो उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी 2001 की शुड नॉट बी मोर देन SDV वैल्यू ऑफ 2001 4। ठीक है, क्या बोला इसमें, ऐसे बोला गया है जो अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर ले लेते हैं, लेकिन अगर अपन को 1 अप्रैल 2001 की SDV वैल्यू गिवन है तो उस केस में अगर SDV और फेयर मार्केट है तो जो SDV वैल्यू है आपकी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन SDV वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001। ठीक है, ये अभी बोला मैंने आपको। अब एक आता है अपने पास में टॉपिक टाइप ऑफ इनकम्स का। टाइप ऑफ इनकम एक तो होती है कैपिटल नेचर की इनकम और एक होती है रेवेन्यू नेचर की इनकम। रेवेन्यू नेचर की इनकम क्या होती है, जो कि इनकम फ्रॉम सोर्स जो रेवेन्यू है, जैसे रेंट फ्रॉम हाउस या फिर रेवेन्यू इनकम ऑलवेज टैक्सेबल यूनिट नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 to 13। ठीक है, बट उसी जगह कैपिटल नेचर की क्या होती है, इनकम इन द ल्यू ऑफ द सोर्स, मतलब कैपिटल हाउस सोल्ड कर दिया, मोटा खर्चा मोटी कमाई है ना, उसको कहते हैं। अब कैपिटल इनकम ऑलवेज एग्जेम्प्ट यूनिट नॉट स्पेसिफिकली टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट अप एज अपन ने ये CII वैल्यू मैंने आपको बताई दिया। और एक और नोट आता है अपने पास में, अगर 2001 मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है जाता है तो उसको अपन को इग्नोर करना है, चाहे वो कितना भी हो। ठीक है, नेक्स्ट अप इज देखिए ये रहा, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल गेन वी विल डिवाइड असेट्स इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स के अंदर असेट डिवाइड हुई होती है। इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, ठीक है, इन केस ऑफ सम सेल और इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स। ठीक है, ये सारी जो होती है स्टार्टिंग की 2 ये तो अपन PGBP के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स होती है वो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन डेप्रिशिएबल के अंदर एक होती है लॉन्ग टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसको अभी अपन पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है थोड़ी सी देर में। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज 50C। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स कंसिडरेशन क्या होता है। देखिए, सेल्स कंसिडरेशन क्या होता है, जितने में सेल करा है वही सेल है, वेदर लेस देन मार्केट वैल्यू या फिर मोर देन मार्केट वैल्यू। बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस के अंदर एक एग्जेम्पशन है। क्या है, एज पर द सेक्शन 60C, इसमें पहले मैं ओल्ड लॉ पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद में आपको नया लॉ पढ़ाऊंगी जिससे कि आपको डिफरेंस पता चल पाएगा, है ना। सेक्शन नंबर 50C, इन केस ऑफ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग सेल कंसिडरेशन विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। क्या 5% ऑफ वेरिएंस अलाउ होता है, किस सेंस में, जो भी एक्चुअल सेल्स है और जो वैल्यू ऑफ SSC बाय स्टैम्प ड्यूटी है वो ऑथोराइज बाय SAV। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको DCL वैल्यू कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। देखिए, अपन ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक्चुअल सेल्स जो है वो 8 लाख की है, SAV वैल्यू जो है वो 70 लाख की है, 80 लाख 70 लाख, और जो फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है वो 90 लाख है। तो क्या बोला मैंने, सेल वैल्यू और इनके अंदर से विच एवर इज हायर होगा वो अपन लेंगे। इस केस में क्या आया, सेल वैल्यू और SAV वैल्यू, सेल वैल्यू और SAV वैल्यू में से हायर आपकी 80, वो लिख लिया। इसी तरीके से ये करा है। ठीक है, नेक्स्ट अप इज देखिए, अगर SAV वैल्यू गिवन नहीं है और फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है तो उस केस में जो भी एक्चुअल सेल्स होगी वो हमेशा वो ही लेंगे अपन, ये पॉइंट। एंड एक और ये देखिए, ये है इम्पॉर्टेंट, केस 1 के अंदर आपकी जो एक्चुअल सेल्स है वो 80 लाख की है, SAV जो है आपकी 58 की है, दोनों में से हायर 80 ले लिया। नेक्स्ट के अंदर भी यही है। अब देखिए क्या है, 5% वेरिएंस जो पहले था ना वो अलाउ हुआ करता था, मतलब 80 लाख का 5% अलाउ हो जाता था। 80 लाख का 80 लाख का 5% कितना हुआ, दैट इज़ 4 लाख। 4 लाख तक अलाउ हो जाता है। जैसे कि आपने देखो 80 लाख दे रखा है, 84 लाख है, इन दोनों में से ये है तो अपन सेल कंसिडरेशन 80 लाख को मान लेंगे। लेकिन अब जैसे 80 लाख और 80 लाख 10,000 जो है,
इन दोनों में से हायर जो है, वैसे हायर ये है, लेकिन अपन लिख क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि 5% तक का जो वेरिएंस है वो अलाउ हो जाता है, लेकिन 5% से ज़्यादा जो होता है वो वेरिएंस अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे 10,000 आते से वो इंक्रीज़ हो गया, तो इन दोनों में से विच एवर इज हायर वैसे करके अपन ने लिख दिया। बट ये तो था ओल्ड लॉ। अब नया क्या आया है, जो आपके 5% का वेरिएंस था उसकी जगह अब 10% हो चुका है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, आपको क्या करना है, अब 80 लाख का आपको 10% देखना है, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे तो ये जितनी भी है ना, जैसे मैंने 86 तक लिख रखा है आपके लिए एक बार के लिए, ये सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे। बट अगर यहाँ पे 80 लाख है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट इज 89 लाख है, जो कि 1 लाख ज़्यादा हो गया अपने वेरिएंस से, तो उस केस में अपन 89 लाख लिखेंगे। अदरवाइज सारे केसेस में जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ही आएगी, सेल्स कंसिडरेशन मानी जाएगी। ठीक है, जो वेरिएंस यहाँ पे 5% था पहले, अब उस 5% को काट के कितना हो चुका है, 10% हो चुका है। मैं आपको ओल्ड इसलिए पढ़ाती हूँ साथ में, जिससे कि आप कंपेयर कर सकें। ठीक है, जो भी एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन है वो, और ऐसे भी विच एवर इज हायर वो ले लेते हैं। नेक्स्ट अप इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंसेस। एक सेकेंड, सॉरी। मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र एक्सपेंस क्या होता है, अगर हम किसी असेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, वो सारी जो चीज़ें होती है वो अपन माइनस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हावेवर फॉलोइंग 2 एक्सपेंसेस आर अलाउड नहीं होते। कौन कौन से, अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है STT ऑन इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, या फिर एनी अदर असेट, एनी अदर ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस विच हैज़ अलाउड इन अदर हेड, अगर या तो अपने किसी दूसरे हेड के अंदर उसको अलाउ कर दिया है, या फिर STT चार्जेस जो है वो अपने लग रहे हैं या तो खरीदते टाइम या बेचते टाइम, तो ये 2 चीज़ें जो होती है वो अलाउ नहीं करी जाती है एज ए ट्रांसफ़र एक्सपेंस में, और बाकी जितने भी होते हैं वो अलाउ हो जाता है। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, जितने में बाई करा वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, चाहे मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, है ना, सॉरी, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। और अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया है तो उस केस के अंदर जो भी आपकी परचेज प्राइस है वो, और फेयर मार्केट वैल्यू वो, उन दोनों में से विच एवर इज़ हायर। मगर आपको SDV वैल्यू अगर दे रखी है तो उस केस में आपकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो SDV वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट अप इज, एक केस आता है अपने पास में सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, सेल्फ जनरेटेड असेट्स जो अपन ने अक्वायर करी है। सेल्फ जनरेटेड असेट्स का मतलब क्या होता है, मैं सही कह रही थी गुडविल, बट मैंने सोचा आपको एक बार पहले लाइन बता, है ना। सेल्फ जनरेटेड असेट्स जो होती है अक्वायर करी गई है अगर अपन ने 1 अप्रैल 2001 से बाद, पहले आफ्टर। ठीक है, क्या कहा है, वैसे तो देखा जाए ना तो 1 अप्रैल 2000 बिफोर करा है या फिर आफ्टर करा हो, कंडीशंस जो है वो दोनों के अंदर सेम है, नथिंग इज दैट डिफरेंट, है ना। क्या है, सेल्फ जनरेटेड असेट्स क्या होती है, जो जैसे कि गुडविल ऑफ बिजनेस नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, जो आपका टेनेंसी राइट होता है वो, आपकी जो स्टेज कैरियर पे वो होता है वो, जो आपका लोन होता है, जो आपका राइट टू मैन्युफैक्चर और एनी आर्टिकल होता है, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड नेम हो गया, राइट टू कैरी एनी बिजनेस हो गया, ये सारी जो सेल्फ जनरेटेड है अगर आपने खुद ने बनाई है, ठीक है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी वो तो निल होगी। मगर आपने किसी दूसरे बिजनेस से खरीदी है, जैसे कभी कभी नहीं करते अपन, खरीदते हैं तो अपन उसकी गुडविल भी खरीदते हैं, आपने पढ़ा होगा FA के अंदर, है ना, जो अपनी अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल अकाउंट, उसके अंदर पढ़ा होगा कि अपन गुडविल भी परचेज कर लेते हैं। अगर आपने अक्वायर करी तो जितने में खरीदी है ना वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ठीक है, मैंने यही कहा था, सेम ये और ये दोनों सेम है। अब नेक्स्ट अप इज गुडविल ऑफ प्रोफेशन सोल्ड, नो कैपिटल गेन शेल बी अराइज। देखिए, जो प्रोफेशन की गुडविल तो अपन कभी बेच ही नहीं सकते, तो उस पर जब सेल होएगा तो नहीं होगा। अब देखिए, मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है जो कि बहुत मुश्किल नहीं कह सकते, बट
ट्राई टू लर्न, है ना। देखिए अब आ रही है कैमरे में पूरी या नहीं आ रही, एक सेकेंड। सॉरी गाइस, देखिए आई ट्राई, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करने का ट्राई करती हूँ। एक बार आप फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ इसका। देखिए क्या है, अब अपन देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस एसेट्स जो होती है अपने पास में, एक होती है लैंड, एक होती है बिल्डिंग, एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, जो नॉन डेप्रिशिएबल वाली है। ये सारी की सारी कैपिटल एसेट है, अपन को पता है। मैथड ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो 48 के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं अपन, शॉर्ट टर्म कैपिटल या फिर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर सेल्स कंसिडरेशन अपन को गिवन है तो जो भी एक्चुअल है और एसएवी विचएवर इज हायर अपन ले लेते हैं। ये तो अपन ने पढ़ के आए हैं जस्ट अपन। और अक्वायर अगर आफ्टर हुई है अपने 2001 से पहले बाद में, तो जो एक्चुअल होती है वही ले लेते हैं। बट इंटेंजिबल एसेट के केस में चाहे पहले अक्वायर करिए और बाद में अक्वायर करिए, दोनों के केस के अंदर अपन एक्चुअल ही लेते हैं, ठीक है। अक्वायर अगर बिफोर करी है तो एक्चुअल और एफएवी विचएवर इज हायर, और इन केस के अंदर नो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो किसी में नहीं होता ना, लॉन्ग टर्म में ही मिलता है अपन को। नेक्स्ट अप इज होम एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजी कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट और स्कल्पचर्स। ये सारी की सारी कैपिटल एसेट है। सब पे ये वाला सेक्शन लगता है 48, और अपन इन सब के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर अपन ने सेक्शन 50C जस्ट अभी अपन पढ़ के आए, उस बेसिस पे निकालते हैं। बाकी सारे केसेस में एक्चुअल लेंगे, चाहे जो भी सेल कंसिडरेशन होती है। और अगर बिफोर 2001 हुआ है, 1 अप्रैल 2001, तो उस केस के अंदर एक्चुअल और एफएवी विच एवर इज हायर वो ले लेते हैं अपन, ठीक है। और एसडीवी वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो भी। शॉर्ट टर्म के अंदर कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म में मिल जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन सी होती है अपने पास में, देखिए फाइनेंशियल्स होती है, एक तो होती है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है डिबेंचर्स अपने पास में, ठीक है। तीनों की तीनों कैपिटल एसेट है, सेक्शन 48 ही लगेगा। सेल कंसिडरेशन एक्चुअली लेंगे, पहले है तो भी, और अगर मतलब बाद में है 1 अप्रैल 2001 में तो एक्चुअल लेंगे, और अगर बाद में है तो उस केस में जो भी एक्चुअल है और जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर होगा वो ले लेंगे। इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता शॉर्ट टर्म के केस में, लॉन्ग टर्म के केस में आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज बॉन्ड्स के केस में। बॉन्ड्स जो होते हैं अपने पास में 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, आपको ब्लर दिख रहा होगा राइट, एक सेकेंड। एक होता है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, दूसरा होता है सोविनियर गोल्ड बॉन्ड, और एक होता है एनी अदर बॉन्ड जो कि जैसे कोई और हो, जैसे कि म्यूचुअल, और एक होता है लास्ट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये चारों के चारों जो भी है वो कैपिटल एसेट्स है, सेक्शन 48 ही अप्लाई होता है, सेल्स कंसिडरेशन एक्चुअल वाला ही लेते हैं। अगर आफ्टर हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक्चुअल वाला ले लेंगे, और अगर बिफोर हो रहा है तो उस केस के अंदर एक्चुअल और एफएवी जो भी है 1 अप्रैल 2001 की विच एवर इज अर्लियर वो ले लेते हैं। और कोई भी इसमें शॉर्ट टर्म में इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म के केस के अंदर सिर्फ एक ये जो ये है अपने पास में क्या, एनी अदर बॉन्ड्स, उसके अंदर कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। नेक्स्ट आप पे सेल्फ जनरेटेड असेट्स, अभी अपन ने पढ़े सेल्फ जनरेटेड, उसके इसके अंदर हमेशा अपन एक्चुअल वाली ही ले लेते हैं, ठीक है। और इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। एक होता है राइट शेयर जो कि अपन अभी पढ़ेंगे क्या होता है, और एक होता है बोनस शेयर। राइट शेयर होता है कि अपन ने अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया शेयर का, और बोनस शेयर जो कंपनी अपन को बोनस में इशू करती है, ठीक है। इस केस में एक्चुअल वही सेम कंडीशंस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखिए आई नो आपको थोड़ा सा दिखाना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है अभी इस डायग्राम को, बट आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसके अंदर मैं आपको इसका एक अच्छे से इमेज क्लिक करके आपको मैं सेंड कर दूंगी, जिससे क्या होगा ना आप इजीली पढ़ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अप इस क्या है अपने पास में, अब अपने पास में आता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, जो अपन को कंपनी बोनस में इशू करती है, राइट। अगर अपन को रिसीव हुए बिफोर 1 अप्रैल 2001 तो उस केस में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वाली वो अपन ले लेंगे।
और अगर आफ्टर हुए तो उस केस के अंदर नील अमाउंट अपन लेते हैं, उसके अंदर कैपिटल गेन नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज सेल्स कंसिडरेशन की नील अमाउंट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज राइट शेयर। राइट शेयर जो है सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में आता है अपने पास में। अगर असेसी हिमसेल्फ अक्वायर, वो जो राइट शेयर का ऑफर है अगर उसने खुद ने अक्वायर करा है, एक तो केस होता है, और एक होता है कि उसने अपना राइट शेयर किसी और दूसरे को सेल कर दिया। अगर किसी और दूसरे को राइट सेल कर दिया, ठीक है, तो उस केस में तो नील। कॉस्ट ऑफ सेलर ऑफ राइट जो है वो, और जो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ राइट, जिसने परचेज करा है उसके अंदर क्या होगा, जो भी अमाउंट ऑफ सेलिंग जिसमें उसने सेल करा है प्लस कर देंगे उसमें जितना अमाउंट उसने पे करा है कंपनी को, ठीक है, ये हो गया। और अगर असेसी ने खुद ने एक्वायर कर लिया, और एक्वायर जो करा है उसने 1 अप्रैल 2001 से पहले करा है, आफ्टर करा है सॉरी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, परचेज प्राइस जो भी होगी वो आ जाएगी। और अगर बिफोर 1 अप्रैल 2001 करा है तो उस केस के अंदर जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर वो ले लेंगे। इफ असेसी हैज़ ऑप्शन टू बाय राइट शेयर बट ही सेल हिज राइट, तो उस केस में देन कैपिटल गेन ऑन द लेवी ऑफ हैंड्स विल बी, जो होगा वो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी नील मानेंगे और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपन निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ, है ना। और कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो है, होल्डिंग पीरियड से की डेट से अपन को पता चलता है, वो भी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने पढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट अप इज हाउ टू डिसाइड असेट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अपन ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर लिस्टेड है, तो 12 महीने, देखिए इसको छोड़िए, आप ग्रुप को छोड़िए, आप टेबल पे आइए डायरेक्टली। टेबल में क्या आप ऐसे देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अगर इक्विटी शेयर्स जो कि लिस्टेड है, ठीक है, तो उस केस में अगर वो 12 महीने से ज़्यादा है तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे, और अगर 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे। अगर इक्विटी शेयर जो कि अनलिस्टेड है तो उस केस पे अगर मोर देन 24 मंथ्स है वो, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म बन जाएगी, अदरवाइज शॉर्ट टर्म होगी। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो है वो जो लिस्टेड है अगर, तो उस केस में 12 मंथ्स देखेंगे। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर जो अनलिस्टेड है उस केस में 36 मंथ्स देखेंगे। आई प्रेफर कि आप मंथ्स में ही लिखिए, क्योंकि अपन एक बार के लिए अगर इसे लिख देंगे 12 महीने, 1 साल, 24 महीने, 2 साल एक सेंस में, तो क्या पता इंस्टीट्यूट आपके इस आंसर को एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि बुक्स में यही दे रखा है, तो आप इसी को पढ़िए, ठीक है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अगर है तो उस केस में भी 36 मंथ्स देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गए फाइनेंशियल एसेट्स। अगर इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड है, और बॉन्ड एंड डिबेंचर्स जो लिस्टेड है उस केस में अपन 12 महीने देखेंगे। इक्विटी शेयर्स जो है अनलिस्टेड उस केस में 24 मंथ्स देखेंगे। बॉन्ड एंड डिबेंचर्स और अगर म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड एंड डिबेंचर अनलिस्टेड, उसमें 36 मंथ्स देखेंगे। और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है 24 मंथ्स अगर ज़्यादा है तो, और एनी अदर एसेट्स जैसे गोल्ड एक्सेट्रा उसमें 36 मंथ्स देखेंगे। नोट, जीरो कूपन बॉन्ड्स चाहे लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो उसमें हमेशा अपन 12 महीने देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप इज ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी फोरफिटेड। अगर आपने जो एडवांस मनी है वो फोरफिट कर ली तो उस केस में क्या होगा, देखिए। एडवांस मनी फोरफिटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2014 देयर विल बी नो टैक्स ट्रीटमेंट इन द ईयर इन विच द अमाउंट फोरफिटेड। हाउएवर जब असेसी एसेट को सोल्ड करेगा तो उस टाइम पे जो कैपिटल गेन है कंप्यूट करने के टाइम पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी भी होगी ना, अपन उसमें से जो फोरफीचर वाला अमाउंट होता है वो माइनस कर लेते हैं। पहले फोरफीचर वाला अमाउंट लेस करके इंडक्शन करेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट इज अगर फोरफीचर अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज़्यादा है तो उस केस में, ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नील मान लेंगे, नील या मान लिया जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है जो बची है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। रिमेनिंग अमाउंट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप इज जैसे कि कैरी फॉरवर्ड कर दिया अपन ने, नहीं वो नहीं अलाउड है वो। एनी अमाउंट फोरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर बिफोर 1 अप्रैल 2014,
तो उस केस में क्या होगा, नो टैक्स ट्रीटमेंट। मैंने क्या बोला, अगर आपने 31 मार्च 2014 तक करा है तो उस केस के अंदर तो आप जो माइनस कर देंगे, और अगर बिफोर 1 अप्रैल 2014 करा है प्रीवियस ओनर के केस में तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपने 1 अप्रैल 2014 के बाद में कराया, आफ्टर, आज क्या है ये, क्या बोला मैंने, अगर कोई भी अमाउंट जो 1 अप्रैल 2014 के बाद फोरफिट करा जाता है तो इस केस में जिस ईयर फोरफिट करा है उस ईयर की जो इनकम है, इनकम में जाएगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। ठीक है, नेक्स्ट आप आता है अपने पास में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मिस्टर मुकेश है जो कि रिलायंस लिमिटेड के है, ठीक है, एक है अपने पास में जियो लिमिटेड। अब 4 लाख रुपए जो है वो रिलायंस लिमिटेड का है और जियो लिमिटेड का 90 लाख है। अगर रिलायंस ने जियो के शेयर्स खरीद लिए, 100% शेयर ओन करता है और वो सेल कर रहा है, तो उस केस के अंदर अपन देखेंगे, मतलब प्रीवियस ओनर पिछला जो ओनर था उस केस में। सेक्शन नंबर 47, इफ असेट सोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन होल्डिंग कंपनी, देयर इज नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। अगर होल्डिंग टू सब्सिडरी भेज रहा है तो उस केस में ना तो कोई कैपिटल गेन होगा ना ही कोई ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 47 के अंदर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो होंगे वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 47 के अंदर वो कैपिटल असेट कवर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी HUF अपने डिविडेशन पर अगर असेट अपनी फैमिली मेम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो HUF के हैंड्स में ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी HUF ने जब वो डिवाइडेशन हो रहा है तब उस टाइम पे अपने किसी फैमिली मेम्बर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी कोई असेट तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अगर आपने गिफ्ट में या फिर विल में दे दी कोई असेट जो है वो उसको नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफ़र अगर आपने कैपिटल असेट का होल्डिंग कंपनी टू 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी को करा है या फिर इंडियन सब्सिडरी कंपनी ने इंडियन होल्डिंग कंपनी को करा है तो उस केस के अंदर, दोनों के केस के अंदर उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अप इज, एक कंपनी को दूसरी कंपनी में अमालगमेशन हो जाए तो इस इवेंट को ट्रांसफ़र नहीं मानते अगर दूसरी कंपनी इंडियन कंपनी है। अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में डिमर्जन हो जाता है एंड डिमर्जन का कारण डिमर्ज कंपनी अपनी असेट्स रिलेटिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है, डिमर्जन होता है तब उस कंपनी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर देती है उसकी, तो उस केस में भी उसको ट्रांसफ़र नहीं मानते। एक टॉपिक आता है ससेशन का। ससेशन क्या होता है, फॉलोइंग ससेशन को ट्रांसफ़र नहीं मानते अगर किसी भी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, कोई पार्टनरशिप कंपनी जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है या फिर LLP में कन्वर्ट हो जाती है। इन तीनों केसेस के अंदर जो है उसको अपन कन्वर्जन के केस जो है उसको अपन ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ऑल द अबव cases concept of previous owner apply, therefore no capital gain will be levied in hands of transferor, and when transferee will sold the asset then he will take cost of previous owner, है ना, प्रीवियस ओनर की जब वो सेल करेगा तब वो ले लेंगे। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स प्रीवियस ओनर होल्डिंग पीरियड को भी इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो है एक उसमें शॉर्ट में हिंदी में भी लिख के बता दी है। देखिए, एक होता है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग इक्विटी शेयर्स के केस के अंदर जो रेट्स लगती है। इनकम ऑफ सैलरी जो है वो नॉर्मल रेट से है, हाउस प्रॉपर्टी में नॉर्मल लगती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में नॉर्मल लगती है। लेकिन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, तो उस केस के अंदर एक्सेप्ट करा जाता है इक्विटी शेयर्स को, जो कि सेक्शन 112 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20% रहता है। ठीक है, अगर एनी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उस केस में नॉर्मल रेट लगती है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर केस के अंदर 115BB लगती है जो कि 30% होती है। एंड द अदर इनकम फ्रॉम द सोर्स उन पर नॉर्मल रेट की रेट लगती है।
ये मैंने आपको दे रखा है, चार्ट में भी समझाया है। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी इक्विटी शेयर्स है, अगर पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म के केस के अंदर अपन नॉर्मल रेट से लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के केस में 112A के अंदर 20% की रेट से अपन चार्ज करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा आता है पब्लिक कंपनी के शेयर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स या तो लिस्टेड होंगे या अनलिस्टेड होंगे। अगर अनलिस्टेड है तो उस केस में सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे इसमें हुआ है, और लिस्टेड है अगर वो रिकॉग्नाइज मार्केट में शेयर हो गए, एक्सचेंज हो गए हैं, तो उस केस में, और STT लेवी हुआ है तो उस केस में लॉन्ग टर्म पे तो 112A लगेगा और 10% की रेट से लग जाएगा, और 11A लगेगा शॉर्ट टर्म के केस में 15%, और नॉट सोल्ड इन रिकॉग्नाइज तो उस केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँगा कोई पब्लिक कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जिसमें STT चार्जेस हैं, तो उस केस के अंदर सेक्शन 112A लगेगा 10%, शॉर्ट टर्म है तो 11A लगेगा 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्राइवेट कंपनी का तो 112 लगेगा 20%, और शॉर्ट टर्म का जो है वो नॉर्मल रेट से लगता है, ठीक है। कंप्यूट गेन without any reduced standard reduction of ₹1 lakh and remaining value shall be levy at the rate 10%. Section 112A and 11A shall not be apply only in STT levy होगा, ठीक है, on a purchase and sale, ठीक है। ये हो गई बात। अब नेक्स्ट अप इज सेक्शन नंबर 45 वाले जो केसेस आते हैं, स्पेशल केसेस एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेक्शन 45(1)(a) पढ़ेंगे, 45(2), 45(3), 45(4), 45(5), 45(5)(a), 46(1)(2) और एक है 46(a). ये सारी जो है ये अपन सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेती हूँ एक बार में, है ना। अभी तक आई होप समझ में आ रहा होगा आपको सब कुछ। देखिए आप मानो ना मानो, बट इन डेप्थ में इंसान इतनी जल्दी नहीं पढ़ा सकता, इनके अंदर बहुत क्लासेस लगती है। बट अभी आपके एग्ज़ाम्स पास में आने वाले हैं तो आई होप कि आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मेरा मोटिव यही है कि एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं, अपन को जल्दी सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो अपन को सब कुछ पढ़ना है, और एक बार बाकी जो नहीं भी है उसको भी एक बार रीड करके निकलना है। तो मैंने एक शॉर्ट पैटर्न के अंदर 15-20 पेजेस के मैं नोट्स बनाती हूँ। इसी तरीके से मैंने सैलरी पढ़ाया था, इसी तरीके से मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी वीडियो डाल दी है, RS की भी मैंने डाल दी है, और एक क्लास जो है वो मैंने एग्रीकल्चर इनकम की भी बनाई थी, छोटी सी वीडियो, वो भी मैंने आपको डाल दी है। और ये अब अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है अपनी इसकी है। अब इसके बाद देखते हैं कि अपन कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। बट मेरा ऐसा है कि कवरेज अच्छा होना चाहिए, सब में से थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि कहीं पे अपन ब्लैंक ना होए, ठीक है। बाकी मैं अपना पूरा पढ़ा रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 45(1)(a). क्या है, कंपनसेशन रिसीव हुई है अपन को फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से। क्या बोला है, अगर फॉलोइंग रीजन से असेट से डिस्ट्रॉय हो जाए एंड इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन रिसीव होता है तो ड्यू टू स्पेशल प्रोविजन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 एंड सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A ट्रांसफ़र माना जाएगा, उसको ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा, है ना। हावेवर ट्रांसफ़र तो उस ईयर में मान लिया जाएगा जिस ईयर में डिस्ट्रॉय हुआ है, बट जो है ना टैक्स उस ईयर में अप्लाई होगा जिस ईयर में कंपनसेशन रिसीव हुआ है, ठीक है। ट्रांसफ़र तो उस ईयर मान लिया जाएगा, लेकिन जो टैक्स कंप्यूटेशन होगा या टैक्स अप्लाई होगा उस ईयर का, उस ईयर में होगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ है। लॉजिकल है, जब पैसा आया ही नहीं तो क्या टैक्स कंप्यूट करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अप इज देखिए आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा था एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, और अगर उसकी रीज़न के अलावा किसी और रीज़न से होता है तो उसमें नहीं मिलता।
अगर डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक रीज़न से हुआ है बट कंपनसेशन जो इंश्योरेंस कंपनी की जगह किसी और कंपनी से मिल रहा है तो उस केस में भी नहीं माना जाएगा, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का केस ही कवर होता है अपना सेक्शन 45(1)(a) के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है आपके लिए। मिस्टर ए है जिसने परचेज करा है एक हाउस 4 लाख रुपीज़ का एंड ऑन 1 अप्रैल 1902 के अंदर ही forfeited 60,000 रुपीज़। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 was 5 lakh. He insured rupees 4 lakh and cost of improvement and destroyed due to fire as on 15/4/2012 and compensation जो उसको रिसीव हुआ है वो 15/8/8 को हुआ है। जो कैश उसको रिसीव हुआ है वो 10 लाख का हुआ है प्लस फेयर मार्केट वैल्यू जो एसेट की है वो है 60 लाख रुपए की। तो अपन इसके अंदर जो कंप्यूट करेंगे ना, देखिए जब से अपन ने परचेज करा है 1 अप्रैल 92 से लेके अपन होल्डिंग लेंगे कब तक की, जब तक लास्ट अपन को ये हुआ है, सेल कर दी थी ना अपन, एक सेकेंड, डिस्ट्रॉय वाली 15, फायर जिस दिन अकर हुई है डिस्ट्रॉय हो गए उस दिन तक लेंगे। ये जो है ये लॉन्ग टर्म वाला केस आ गया अपना, है ना। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सेल्स कंसिडरेशन लिखते हैं। 10 लाख तो ये है, 60 लाख की ये है, तो अब एक बार के लिए हो गया 70 लाख का सेल्स कंसिडरेशन। माइनस कर देंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कुछ है नहीं तो नेट कंसिडरेशन 70 लाख ही आया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देंगे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ना, देखिए ये जो एसेट है अपन ने एक्वायर करी है 92 के अंदर 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो इस केस के अंदर अपन 1 अप्रैल वाली लेंगे, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। 5 लाख अपन ने लिया है ना, उसमें से माइनस कर देंगे 4 फीचर वाली अमाउंट। मैंने आपको कहा था 4 फीचर का पैसा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होता है, वो अपन ने माइनस करा। इनटू कर देंगे जिस ईयर में सेल हुआ है, CIF वैल्यू जिस ईयर में सेल हुई है वो वाली, और डिवाइड कर देंगे जिस ईयर में अक्वायर हुई है। अक्वायर जो हुई है वो 92 में हुई है, इसलिए अपन उसको 2001 वाली लिए तो अपन ने 100 ले लिया, तो इस तरीके से अपन ने निकाल दिया। और कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन जो है इसमें कहा है 4 लाख रुपए का इसने खर्चा करा है, ये रहा, ठीक है, इसने करा है, तो इस वजह से 4 लाख इंटू जिस ईयर में सेल हुआ है वो और डिवाइडेड बाय जिस ईयर में हुआ है ना, वो आ गया। तो इस तरीके से ये लग गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने पास में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप है सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 2 जो कि क्या बताता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर किसी कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र हो जाता है तो इस इवेंट को सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में ट्रांसफ़र माना है, मींस इस पर कैपिटल गेन अप्लाई होगा। हाउएवर एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 ट्रांसफ़र तो उसी ईयर में मान लिया जाता है जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ है, बट टैक्स उस ईयर में अप्लाई होगा जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड को सेल करा जाएगा। फर्दर 2 टैक्स लगेंगे। ठीक है, जिस ईयर में सेल करा जाएगा ना उस ईयर के अंदर अपन उसको मानेंगे, अदरवाइज ट्रांसफ़र तो उसी ईयर मान लिया जाएगा जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, वो ही अपना सेल्स कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये माइनस कर देंगे, और बिजनेस इनकम के अंदर जो एक्चुअल सेल्स हुई है वो और जो कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू थी डेट ऑफ कन्वर्जन वाले दिन की वो माइनस कर देंगे, तो इससे अपना ही निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट अप इज सेक्शन नंबर है 45 सबसेक्शन 3। अगर कोई भी पेरेंट अपनी कैपिटल एसेट अपनी फर्म को सेंड कर देता है, अगर कोई भी पार्टनर अपनी कैपिटल एसेट अगर अपनी फर्म को सेंड कर देता है जिसमें वो पार्टनर है, तो ऐसे केस में पार्टनर के हैंड में कैपिटल गेन अप्लाई होगा, राइट, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 जो अपन जितना अभी पढ़ते आ रहे हैं। बट हाउएवर पार्टनर के लिए सेल्स कंसिडरेशन जो मानी जाएगी वो बुक वैल्यू की जो अमाउंट है उसको माना जाएगा। कैसे, अभी एक एग्जांपल के साथ में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, मिस्टर ए है, उन्होंने परचेज करी है कैपिटल एसेट ऑफ ₹2 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2002, पहले नहीं है बाद में ही है। He forfeited 50,000 as on 1/10/2011. Mr. A ने ट्रांसफ़र कर दी दिस कैपिटल एसेट टू इट्स फर्म इन विच ही इज़ अ पार्टनर on 1/12/2019. Fair market value of such capital asset as on 12/12/19 was 90 lakh. However, the value recorded in the books is 85 lakh. तो क्या करेंगे, टैक्स ट्रीटमेंट, जिस दिन खरीदी है जिस दिन सेल करी है उस दिन तक अपन ने लिया है, ये 12 वाली डेट तक।
ठीक है। सेल कंसिडरेशन जो बुक्स में रिकॉर्ड है अपन वो लेंगे, 85 वाली लेंगे, माइनस कर देंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कोई है नहीं, नेट कंसिडरेशन आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन जो जिस दिन अपन ने परचेज करा था 2 लाख में करा था, 2 लाख में था तो 2 लाख माइनस फोर फीचर वाली अमाउंट जो है 50 की वो अपन कर देंगे, ठीक है, इनटू कर देंगे ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय जिस ईयर अपन ने अक्वायर करी है ना, खरीदी वाली वो आ गई, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आंसर आ गया अपने पास में। नेक्स्ट अप इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय फर्म, सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 4। अपनी जो कैपिटल एसेट है अपन ने फर्म को है ना, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपनी कैपिटल एसेट को अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देती है ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एनी अदर रीज़न, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन अप्लाई होगा, है ना, as per the normal provision of the Income Tax Act. However, sales consideration for such capital asset in the hand shall be fair market value of such asset. क्या बोला देखिए, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल साथ में बता रही हूँ। ए जो है पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने परचेज करी है एज एन असेट रुपीज़ 2 लाख रुपए की एज ऑन 11/11/2002 and he transfers this asset to his retiring partner for settlement of partner's account as on 12/12/2019. Fair market value of such asset on 12/12/19 is 80 lakh. फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी सेल कंसिडरेशन वो मानी जाएगी, उसमें से कॉस्ट ऑफ वो है नहीं, एक्विजिशन माइनस करेंगे, 2 लाख रुपए में अक्वायर करी गई थी, इनटू कर दिया ईयर ऑफ सेल जिस ईयर में सेल करी है और डिवाइड कर देंगे जिस ईयर में अक्वायर करी थी वो, तो अपने पास आ गया और फिर ये अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया। पॉइंट ये था कि फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं अपन सेल्स कंसिडरेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट अप इज, आई नो थोड़ा लॉन्ग हो रही है वीडियो बट गाइस चैप्टर भी तो कितना बड़ा है वो भी तो देखिए आप, है ना। बाकी मैं ट्राई करती हूँ इसको 1 घंटे के अंदर अंदर कवर करने की 60 मिनट्स में। अभी अराउंड 46 मिनट्स हुए हैं अपन को, बट चलिए करते हैं, टेंशन मत लीजिए, जब पढ़ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, मस्त रिलैक्स होके पढ़िए। क्या कहा है, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, किसी लॉ की वजह से आपकी जो असेट है कैपिटल असेट उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया। अगर किसी असेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में इस इवेंट को ट्रांसफ़र माना है, ठीक है। हाउएवर से एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 ट्रांसफ़र तो उसी ईयर मान लिया जाएगा जिस ईयर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, और टैक्स उस ईयर अप्लाई होगा जिस ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मनी हुई रिसीव होगी, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस ईयर रिसीव होगी उसी दिन लेंगे। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एडिशनल कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, और अगर एडिशनल कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो जिस ईयर में मिला है उस ईयर की इनकम मानी जाएगी। इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हमेशा नील मानी जाएगी, तो इसके जो नेचर ऑफ गेन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि वो ओरिजिनल है, ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इनहैंस कंपनसेशन क्या है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जो ये होती है ये इंटरेस्ट रिसीव ऑन इनहैंस कंपनसेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस ईयर रिसिप्ट हुई है उसी दिन होता है। नेक्स्ट अप इज नो एक्चुअल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउ फ्रॉम सच इनकम, हाउएवर जो 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलेगा। नेक्स्ट अप इज कुछ स्पेशल प्रोविजन जो कि रिगार्डिंग है अपने इक्विटी शेयर से, ठीक है। क्या क्या है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर एक्वायर हो रही है बिफोर 1 फरवरी 2018 अवेलेबल होगा, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल HUF के लिए ही सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट अप इज नेचर ऑफ दिस सेक्शन क्या है, अगर किसी भी असेट HUF
कोई भी इंडिविजुअल या फिर HUF अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ या कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने डिटरमाइन करा है, द फॉलोइंग कंडीशन पूरी होने पर 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगी। क्या क्या है? इफ़ इट मस्ट बी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, सच एग्रीकल्चर लैंड जो है 2 सालों के से पहले तक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अप्लाई हो रही हो, मतलब यूज़ आ रही हो, काम में आ रही हो। तीसरी है, इट हैज़ कंपल्सरी अक्वायर्ड अंडर एनी लॉ और RBI के थ्रू होना चाहिए। कंपल्सरी जो कंपनसेशन है 1 अप्रैल 2004 के बाद रिसीव हुआ है आपको, पहले रिसीव हुआ तो नहीं होगा, ठीक है, बाद में रिसीव होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन हो जाती है फुलफिल तो इस केस के अंदर जो होता है कंपलसरी एक्विजिशन जो है वो आपकी जो है वो 100% एग्जाम्प्ट हो जाती है। व्हाट अबाउट द रूरल एग्रीकल्चर लैंड? इफ एग्रीकल्चर लैंड इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड देन नो कैपिटल गेन लेवी, ठीक है। नेक्स्ट इज सम सच लैंड मस्ट बी हेल्ड ऑन कैपिटल असेट नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब अपन सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 5A पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं, टेंशन नॉट। क्या है? कैपिटल गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर हुआ है। अगर कोई भी इंडिविजुअल HUF अपनी लैंड या बिल्डिंग को या दोनों को अंडर किसी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है तो ऐसे केस में जो लैंड और बिल्डिंग का ट्रांसफ़र तो उसी दिन मान लिया जाएगा जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है, बट टैक्स उस ईयर में अप्लाई होगा जिस ईयर में बिल्डिंग कंपनसेशन का सर्टिफिकेट जो मिल जाएगा उस ईयर में सेल्स कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। क्या है? ओनर विल बी SBI वैल्यू ऑफ फ्लैट रेट प्लस जो कैश उसको रिसीव हुई है वो। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल है वो ओपन करते हैं। क्या है? मिस्टर A ने परचेज करी है लैंड ऑफ ₹2 लाख एज ऑन 1 जुलाई 92। द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एज ऑन 1 जुलाई 2015 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट लैंड इज ₹2 लाख। बिल्डिंग कंप्लीटेड एज ऑन 1 जुलाई 2019। मिस्टर ए जो है उन्होंने रिसीव करे हैं 20 फ्लैट्स एज अ कंसिडरेशन जो कि 10 लाख रुपए के, तो ऐसे भी वैल्यू ऑफ सच जो फ्लैट जो है वो है 50 लाख। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। सबसे पहली बात तो सेल्स कंसिडरेशन अपन कितना लेंगे? 10 लाख प्लस, बताइए, ये होगा 10 जो ऐसे भी वैल्यू है प्लस कैश जो अपन को रिसीव हुआ है, जो ऐसे भी वैल्यू है कैश रिसीव हुआ है वो अपनी है 10 लाख ये 110 है ना। इसमें से एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, नेट कंसिडरेशन आ गया 10,000,000, ठीक है। इसमें से कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन माइनस कर देंगे, 2 लाख रुपए की थी, उसमें ईयर ऑफ सेल और ईयर ऑफ वो परचेज वो आ गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया। व्हाट हैपेंड इफ द असेट्स फ्यूचर में फ्लैट सेल हुए होते तो उस केस में जो ये अमाउंट है ये जो है फुल्ली सेल्स कंसिडरेशन ऑफ द लैंड मान ली जाती। नेक्स्ट अप इज दिस इज द लास्ट टॉपिक, लुक इट्स ओनली 4 पेजेस लेफ्ट, 4 नहीं और भी है, कोई बात नहीं, 5 to 10 पेजेस ओनली। देखिए आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरी तरफ से, देखिए ठीक है। क्या है ये एग्जेम्पशन जो अपन को मिलती है कैपिटल गेन के अंदर वो क्या क्या होती है? देखिए सबसे पहले अपन एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 54 की। ये क्या कहता है? अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीद ली तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मगर कुछ कंडीशंस हैं वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये जो डिडक्शन है एक सेंस के लिए, जो एग्जेम्पशन है ये एप्लीबल जो होगी वो इंडिविजुअल और HUF के लिए ही होगी। इसका नेचर ऑफ एसेट जो है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर उसके अंदर चाहे वो लेट आउट हो या फिर SOP हो। दूसरी, नेचर ऑफ जो गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए उसकी सेल पे, ठीक है। नेचर ऑफ असेट
बाय, जो अपन असेट बाय कर रहे हैं जो है वो लोकेटेड होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और वो भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए, या तो एक है ना, या फिर 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया इफ़ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ ऑफ 2 करोड़। वन टाइम का एक बेनिफिट ले सकते हैं अपन, ये अमेंडमेंट आया था, एक ही बार में आप पूरे के पूरे 2 करोड़ का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। बट आपने खरीद तो ली, लेकिन कब और कितने टाइम में अक्वायर कर लेनी है? 1 ईयर और 2 ईयर्स आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। और अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप तो उस केस में आपको 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र आपको कंस्ट्रक्ट कर लेनी चाहिए। और इसके अंदर एक लॉक इन पीरियड है, जब आपने कंस्ट्रक्ट या फिर अक्वायर कर लिया उसके बाद में डू नॉट सेल विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर आप 3 साल के अंदर अक्वायर कर लेते हैं, मतलब सेल कर देते हैं उसकी, तो उस केस में जो आपको एग्जम्पशन मिला है वो वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। एग्जम्पशन अमाउंट कैसे निकलती है? जो भी द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो भी कैपिटल गेन आपका आया है वो, या फिर जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है, इन दोनों में से विच एवर लोअर होगा वो आपकी एग्जम्पशन अमाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट अप इज सेक्शन नंबर 45 सेक्शन बी, 45B, राइट। अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है तो इंडिविजुअल HUF के लिए है, आपको बेचना क्या है? कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचनी है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। खरीदना क्या है? आपको कोई सी भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, ठीक है। विद इन 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र जो आपने करी है उसके अंदर आपको खरीद लेनी है। अगर आपने खरीद ली तो इस टाइम पे जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी वो मिलेगी जो भी आपका कैपिटल गेन है या फिर जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है वो, विच एवर इज़ लोअर की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आप इज सेक्शन नंबर 54 EC। अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग नोटिफाइड बॉन्ड परचेज करे बेच के, क्या मतलब? कोई हर SSC के लिए एप्लीकेबल है। बेचना क्या है आपको? लैंड और बिल्डिंग को बेचना है या फिर दोनों को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए और आपने खरीदा क्या है? नोटिफाइड बॉन्ड्स विच इज फॉर 5 ईयर्स के अंदर लिए होनी चाहिए, जैसे NHAI के अंदर, RECL के अंदर, PFCI के अंदर या फिर IRFC के अंदर, इन सब को खरीदा है। विद इन 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र आपने खरीद लिया है ना। लॉक इन पीरियड जैसे फर्स्ट केस में था 3 साल का, वैसे ही इस केस के अंदर है 5 साल का। इसके अंदर जो एग्जम्पशन अमाउंट होती है ना वो थोड़ी सी कैची है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है कि कैपिटल गेन और जो अमाउंट इन्वेस्ट करिए, लेकिन अमाउंट अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा करिए तो नहीं, 50 लाख तक ही मैक्सिमम अमाउंट। इन दोनों में से विच एवर इज़ लोअर उतने की आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। नेक्स्ट आप है सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 54EE। एनी कैपिटल असेट अगर आपने सोल्ड करी है और बाय करी है, क्या करा है? नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक फंड, ठीक है। तो क्या हर SSC कैपिटल असेट सोल्ड करी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इस केस के अंदर अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड करी थी और फिर नोटिफाइड बॉन्ड परचेज करे थे। इस केस के अंदर क्या है? कोई भी कैपिटल असेट आपने सेल करी है जिससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और जो नोटिफाइड यूनिट्स और स्पेसिफिक असेट्स है विद इन 6 महीने के अंदर आपने अक्वायर कर ली है। इस केस के अंदर भी वही सेम तरीके से अपन निकालते हैं कैपिटल गेन और 50 लाख मैक्सिमम जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, विच एवर इज लोअर, ठीक है। लास्ट इज सेक्शन नंबर 54F। एनी कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसको सोल्ड करिए और बाय क्या करा है? किसी और कैपिटल असेट्स, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को। आपने कोई कैपिटल असेट बेची है बट वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बेची है ना, और आपने खरीदी है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एप्लीकेबल होगा ये इंडिविजुअल HUF के ऊपर। एनी कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उस केस के अंदर क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, कब खरीदनी है? अक्वायर कर रहे हो तो 1 ईयर 1 और 2 आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो विद इन 3 ईयर्स, ठीक है। अमाउंट निकालने का तरीका इसका अलग है तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं आने के। ये क्या है? एग्जम्पशन विल बी, जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है वो उसको डिवाइड कर देंगे जितना भी नेट कंसिडरेशन है आपका, ठीक है, इनटू कर देंगे अपन। नेट कंसिडरेशन मतलब ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद वाला जो नेट कंसिडरेशन है वो इनटू कर देंगे जितनी अमाउंट अपन ने
इन्वेस्ट करिए, चाहे कितनी भी अमाउंट आए, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, हर अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ये नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया सेक्शन नंबर 45, मैंने इसको एक वापस तरीके से लिख रखा था और ये हो चुका है अपना। नेक्स्ट अप इज रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम, ठीक है। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम क्या होती है, एक होती है नॉर्मल मॉर्टगेज और एक होता है रिवर्स मॉर्टगेज। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नॉर्मल मॉर्टगेज क्या होता है। अंडर नॉर्मल मॉर्टगेज स्कीम कोई भी पर्सन अपने घर बैंक को लोन मॉर्टगेज कर देता है। मॉर्टगेज करना जानते हैं ना, अपन देते हैं, अपन एज ए सिक्योरिटी दे देते हैं, चढ़ा देते हैं, ठीक है, करता है तो बैंक उसे लमसम अमाउंट देता है और जिस पर्सन ने अपना घर मॉर्टगेज करा है वो बैंक को मंथली इंस्टॉलमेंट पे करता है, ठीक है, जिससे उसको घर वापस मिल जाए। ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब रिवर्स मॉर्टगेज क्या आता है, रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर क्या होता है, अंडर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम, ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स पे अप्लाई होती है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ये स्कीम जो है वो सीनियर सिटीजन्स पे अप्लाई होती है ना। अंडर दिस स्कीम सीनियर सिटीजन्स अपने हाउस बैंक को मॉर्टगेज करते हैं एंड बैंक उसको मंथली बेसिस पर लोन देता है। तो और सीनियर जो सिटीजन्स होते हैं बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बैंक पे पे करते हैं। क्या बोला मैंने, ये स्कीम जो होती है वो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होती है। इस स्कीम के अंदर जो होता है ना, सीनियर सिटीजन्स अपना जो घर है वो मॉर्टगेज कर देते हैं बैंक को और मंथली बेसिस पे उन्हीं को बोलते हैं कि आप एक काम करिए, हमारे को आप पैसे दे दीजिएगा और इंटरेस्ट के साथ में। तो एक तरीके से वो प्रॉपर्टी ख़त्म ही होती है। और इन दिस केस अगर वो एक भी टाइम पीरियड के बाद बैंक को रीपेमेंट करने नहीं दे पाते तो फिर वो जो बैंक होता है वो उसको बेच देता है। जितना भी हाउस आता है, अगर जैसे जितना उनका निकल गया वो तो दे ही देते हैं और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट अगर कोई ऊपर प्रॉफिट अर्न करते हैं वो उनको दे देते हैं जिनका घर था, सीनियर सिटीजन्स। और अगर डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर को मिल जाता है। नॉर्मल मॉर्टगेज इन शॉर्ट देखा जाए तो बैंक गिव लोन टू लमसम, पर्सन पे मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना। और रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर बैंक गिव मंथली इंस्टॉलमेंट, पर्सन पे लोन जो होता है लमसम बेसिस पे, ठीक है। टैक्स इम्प्लीकेशन इन केस ऑफ मॉर्टगेज ये दे रखा है। इसमें क्या कहा है, व्हेन एसएससी ट्रांसफर हाउस अंडर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम टू द बैंक एज पर द सेक्शन 45 इट इज not be treated as transfer. If assessee receive monthly payment from the bank from the reverse mortgage scheme, then such amount will be exempt under section 10 subsection 43. Sorry आपको दिखा, ठीक है। However, when bank sold this house with for recovery of its loan, then capital gain will be levy in hands of assessee as it if assessee himself sold house, ठीक है। एक केस आता है अपने पास में छोटा सा, गोल्ड मॉन्स बाय इंडिविजुअल। क्या है देखिए, एक साथ देखते हैं पूरा। गोल्ड जो है एक होता है इन सॉरी आज तो चाहते ही नहीं है भगवान अपन पढ़ाई करें बट अपन डरेंगे नहीं, अपन पढ़ के ही रहेंगे। क्या है, इफ़ इन पेपर फॉर्म में होता है एक तो अपने पास में, और एक फिजिकल फॉर्म में आता है, ठीक है। जो फिजिकल फॉर्म में होता है वो तो अपन सबको पता ही है, जो अपनी मम्मियाँ पहनती है सबकी, गोल्ड अपीयरेंस के लिए होता है। और एक होता है सोविनियर गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं, जो पेपर फॉर्म के अंदर होते हैं, जो वो होता है वो गवर्नमेंट इशू करती है, उस पर अपन को 2.5% की रेट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। और अगर 10 साल के बाद में अगर अपन उसको सेल करते हैं आफ्टर मेच्योरिटी तो वो जो होता है वो 100% एग्जेम्प्ट हो जाता है ना। ये होता है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल ये होता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है। देखिए, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड होती है जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है। देखिए, अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से 1 लाख तक आ रही है 2 किलोमीटर तक के अंदर, तो उस केस में अगर आपकी जो 6 किलोमीटर में के अंदर के एरिया के अंदर 10 लाख तक की है, 1 लाख से तो, और 8 किलोमीटर के अंदर 10 लाख तक की है, तो वो जो लैंड है उसको अपन क्या कहेंगे बताइए, उसको अपन रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे। अर्बन एग्रीकल्चर इज लैंड जो कि रूरल नहीं है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है वो ये होती है, ठीक है।
इसी के साथ में जो अपना ये चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। मैंने आपको सारा का सारा पढ़ा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा इसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला टॉपिक है, जो अपना एक बार के लिए ये अमेंडमेंट है, जो मैंने एसटीवी वैल्यू बोला है, 50C जो आता है इसके अंदर एक टॉपिक, जो लैंड एंड बिल्डिंग वाला केस है वो, जो एग्जाम्पशंस वाली सेक्शंस है वो, तो इन सबको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, है ना। और इसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। और नोट्स तो मैं शायद ही इसके अवेलेबल करा पाऊँगी, आप कोशिश करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ में अपना चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।